हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो हम लोग आज की वीडियो में कवर करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन ऑफ चैप्टर ग्रेविटेशन। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी वो क्या है? हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स चेंजेज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। इसका मतलब क्या हुआ कि किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच की अगर हम लोग डिस्टेंस को हाफ कर देते हैं, ओके, सो जो उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो कितना चेंज हो जाएगा। सो लेट अस अज्यूम टू बॉडीज जिसका मास m1 और m2 है और दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है स्मॉल r है। ओके, सो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जब इन दोनों के बीच डिस्टेंस को r डैश कर दें, r से r डैश कर दे रहे हैं, दैट इज r/2। सो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा वो हमें निकालना है, मीन्स कितना चेंज हो जाएगा। सो इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, Gm1m2/r², हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, हमें निकालना क्या है, एफ डैश निकालना है। एफ डैश लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जी कांस्टेंट है, m1 m2 कांस्टेंट रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। ओके, आर डैश निकालना है, आर डैश का स्क्वायर कर दे रहे हैं, सॉरी आर डैश का स्क्वायर कर दे रहे हैं यहाँ पे। सो ये एफ डैश हो गया। अब आर डैश की जगह कितनी वैल्यू है, r/2 है, तो यहाँ पुट कर देते हैं। सो एफ डैश हो जाएगा Gm1m2 अपान आर डैश की जगह r/2 रख दें। सो कितना हो गया, r/2 का स्क्वायर। अब देखो ये r² / 4 आ जाएगा। ओके, हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं, नीचे वाले जाकर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा Gm1m2 अपान r²/4। ओके, अब क्या होगा, हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ चुके हैं, ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो एफ हो जाएगा, एफ डैश हो जाएगा Gm1m2 अपान r², ये 4 क्या हो जाए, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके। ओके, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो हो जाएगा एफ डैश इज इक्वल टू 4Gm1m2 अपान r², और Gm1m2 अपान r² क्या है, एफ है। ओके, सो 4 इंटू ये Gm1m2 अपान r² कितना है, एफ है। सो ये एफ हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, एफ डैश इज इक्वल टू 4f हो गया। दिस इंप्लाइज हम ये कह सकते हैं कि एफ डैश इज इक्वल टू 4f। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को हाफ कर देंगे, तो जो उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो 4 टाइम हो जाएगा, मीन्स 4 गुना ज़्यादा लगेगा फोर्स। सो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वो क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स इन प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस। इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो सभी ऑब्जेक्ट पर एक्ट करता है उनके मासेज के प्रोपोर्शन में। ओके, मीन्स जो एफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। ओके, तो वाई देन अ हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन अ लाइट ऑब्जेक्ट। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं होता कि जो जो हैवी ऑब्जेक्ट हो, ओके, वह फास्टर गिर जाए, मतलब जल्दी गिर जाए देन अ लाइट ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, पहले तो ये समझिए फ्री फॉल क्या होता है। फ्री फॉल होता है जब एक ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है, ओके, हम लोग उस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, वैसे तो छोड़ दे रहे हैं। ओके, वह केवल इस पर केवल एक फोर्स लग रहा है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, और हम लोग एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन सब कुछ निगलेक्ट करेंगे, तो जो ऐसे ही जो मोशन होगी ऑब्जेक्ट की, हम लोग उसको बोलते हैं फ्री फॉल मोशन। ओके, केवल ऑब्जेक्ट को ऐसे छोड़ दे रहे हैं, कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं उस पर। ओके, सो ये फ्री फॉल ही दोनों, ये जो ऑब्जेक्ट है M1 M2 हैवी है, ये स्मॉलर है, दोनों फ्री फॉल कर रहे हैं। और तो हम लोग क्या देखते हैं कि दोनों जो हैं सरफेस पर आकर एक सेम टाइम पर गिरेंगे। सो अब हम ये जानते हैं कि जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। तो उस हिसाब से जो बड़ा मास है, हैवियर मास है, उसको पहले गिर जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों? सो सिंस हम लोग क्या जानते हैं, सिंस
वी न्यू फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है, F इज इक्वल टू मास, F इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू जी, मीन्स मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, सो हम लोग क्या निकाले थे, जी की वैल्यू, मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, वो होती है कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ अर्थ है, कैपिटल आर का है, रेडियस ऑफ अर्थ है। ओके, सो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग कि जो जी है, यहाँ पर जो जी है वो डिपेंड ही नहीं कर रहा है उस छोटे ऑब्जेक्ट पर, मीन्स जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉलर ऑब्जेक्ट, मीन्स जी केवल मास ऑफ अर्थ पर डिपेंड कर रहा है, जी केवल हैवियर ऑब्जेक्ट पर डिपेंड कर रहा है। ओके, दैट इज मास ऑफ अर्थ। सो जो जी की वैल्यू होगी इन दोनों ऑब्जेक्ट के लिए, M1 ऑब्जेक्ट के लिए, M2 ऑब्जेक्ट के लिए, ओके, वो जी की वैल्यू सेम रहने वाली है। ओके, वो सेम रहने वाली है, ये सेम रहने वाली है फॉर बोथ द ऑब्जेक्ट, फॉर बोथ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये डिपेंड ही नहीं कर रही स्मॉलर मास पर, ये केवल मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ पर डिपेंड कर रही है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि जी कांस्टेंट हो गया, सेम फॉर बोथ द ऑब्जेक्ट मीन्स जी कांस्टेंट हो गया। अगर जी कांस्टेंट हो गया तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, द बोथ द मास विल फॉल एट द सेम स्पीड। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो गया, ये एक्सीलरेशन है, अगर ये कांस्टेंट हो गया तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो दोनों ऑब्जेक्ट होंगे, दोनों मास होंगे M1 M2, ओके, विल फॉल एट द सेम स्पीड। जी कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि हेंस बोथ द मास, hence both the mass will fall at the same speed, will fall at the same speed। इसीलिए जो क्या होगा, M1 का मास मीन्स हैवियर मास फास्टर रेट से नहीं गिरेगा देन द लाइटर मास। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड 1 kg ऑब्जेक्ट्स ऑन इट्स सरफेस। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये अर्थ है, ओके, ये अर्थ है, इसके सरफेस पर एक 1 kg का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ओके, ये अर्थ है, उसके सरफेस पर एक 1 kg का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो हमें ग्रेविटेशन फोर्स निकालना है अर्थ और उस ऑब्जेक्ट के बीच में। ओके, F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। ओके, ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है 1 kg, तो अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स निकालना है। सो उसमें एक पॉइंट याद रखेंगे कि जब भी अर्थ के सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा तो जो हम लोग ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच की डिस्टेंस लेंगे वो होगी अर्थ की रेडियस। ओके, बस इसमें यही याद रखना है कि जो ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच की डिस्टेंस होगी वो अर्थ की रेडियस होगी। ओके, सो बस हम लोग यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। हम लोग जानते क्या हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, हम लोग अगर मास ऑफ अर्थ को कैपिटल M से डोनेट कर दें और मास ऑफ ऑब्जेक्ट को स्मॉल m से डोनेट कर दें तो क्या हो जाएगा, कैपिटल जी कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। ओके, सो हमें अब इसमें सब की वैल्यू पता है, हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। कैपिटल जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ अर्थ। स्मॉल m क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट। सो हम लोग यहाँ पे जानते हैं क्या हो जाएगा, कैपिटल आर।
ओके, अब हम लोग इन सब की वैल्यू पुट कर देते हैं। कैपिटल जी क्या है, दैट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, ये होता है कैपिटल जी। मास ऑफ अर्थ में कितना दिया हुआ है, 6 इंटू 10⁻24 kg, 6 इंटू 10⁻24। मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 1 kg अपान आर मीन्स रेडियस ऑफ अर्थ कितना दिया हुआ है, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, हम लोग आगे इसको सॉल्व करेंगे, बस कैलकुलेशन है ये। ओके, ग्रेविटेशन में कैलकुलेशन ही करना पड़ेगा ज़्यादा। ओके, सो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 9.8 न्यूटन। मीन्स जो एफ हो जाएगा वो हो जाएगा 9.8 न्यूटन। मीन्स अर्थ और 1 kg ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा एफ इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, उसको देखते हैं। इफ द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ, व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड्स द मून। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो मून है, ओके ये मून है, अगर वह अर्थ को अट्रैक्ट करता है तो जो अर्थ होती है वो मून की तरफ क्यों नहीं चली जाती है, क्योंकि क्यों नहीं मूव हो जाती है। सो इसका आंसर उससे नहीं आएगा कि जो अर्थ है उसका मास ज़्यादा है इसलिए वो मून की तरफ नहीं जाती है। मीन्स इसका आंसर एफ इज इक्वल टू एम ए से नहीं आएगा। ओके, सो इसका आंसर कैसे आएगा, वो क्यों नहीं जाती है उसको देख लेते हैं। हम अब ये जानते हैं कि जो मून होता है वो अर्थ के अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है। ओके, सो और जो हमारा पूरा सोलर सिस्टम है इनफैक्ट, ओके जो प्लेनेट होते हैं वो सन के अराउंड मूव करते हैं। ओके, सो ये मून हो गया, ओके एंड दिस इज अर्थ। ओके, सो जो जो अर्थ मून को अपनी तरफ जिस ग्रेविटेशनल फोर्स से खींचेगी उसको मीन्स अपनी तरफ अंदर की तरफ, वो हो जाएगा सेंट्रीपिटल। व्हाट इज दैट, दैट इज सेंट्रीपिटल। ओके, सो क्या होगा, मून पर भी एक आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, मून भी ना अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सो ये बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, सो अब क्या होता है, जो ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो अंदर की तरफ होता है टुवर्ड्स द अर्थ। ओके, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो होता है इन आउटवर्ड डायरेक्शन। ओके, अवे होता है। ओके, सो क्या होता है यहाँ पर, अगर ये मून क्या होता है ऐसे इधर क्यों घूमता रहता है, ऐसे क्यों नहीं होता कि ये फॉलो जाता है। सो इसका रीजन ये है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वह मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। ओके, बट जो डायरेक्शन होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की एक दूसरे के अपोजिट होती है। सो क्या होता है, ये मून जो है ये सर्कुलर ऑर्बिट में ओके घूमता रहेगा अर्थ के अराउंड। इसीलिए क्या होता है, जो मून अर्थ को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ तो अर्थ मून की तरफ नहीं आती है। सो हम लोग यहाँ लिख दे रहे हैं जो ये सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स हैं वो क्या हैं, इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। सो लिख दे रहे हैं यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स एंड centrifugal force are equal in magnitude and opposite in direction, opposite in direction।
ओके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, और जो इनकी डायरेक्शन होती है एक रेडियली इनवर्ड लगता है और एक रेडियली आउटवर्ड लगता है। ओके, सो क्या होता है, ये जो मून है ये ऐसे से घूमता रहेगा। ओके, सो ये हो गया। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट। मीन्स जो अर्थ और किसी ऑब्जेक्ट के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, हम लोग उसको क्या कहते हैं। ओके, सो जो अर्थ और जो अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में किसी जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, हम लोग उसको बोलते हैं अर्थ ग्रेविटी। मीन्स अर्थ की ग्रेविटी। तो हम लोग लिख लेते हैं द ग्रेविटेशनल फोर्स between the earth and an object is called Earth's gravity. Earth's gravity. ओके, मीन्स जो किसी ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, हम लोग उसको बोलते हैं अर्थ की ग्रेविटी। ओके, दैट इज अर्थ ग्रेविटी। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इट मीन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की क्या इम्पोर्टेंस होती है। सो फर्स्ट इम्पोर्टेंस तो इसकी यही है, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन प्रूव्ड दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। मीन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने यह प्रूव किया कि जो प्रत्येक ऑब्जेक्ट होते हैं इस यूनिवर्स में, वो एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं यूनिवर्स के। ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंस क्या हुआ इसकी, ग्रेविटेशनल फोर्स बाइंड्स विद द अर्थ। मीन्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वह हमें अर्थ के साथ बांधे रखता है। ओके, एंड थर्ड इंपॉर्टेंस क्या है, इट इज द रीजन फॉर द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ एंड द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन। इसका मतलब ये हुआ कि इसी कारण से जो हम लोगों का सोलर सिस्टम होता है, मीन्स जो मून होती है वो अर्थ के अराउंड मूव करती है। ओके, और जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड मूव करते हैं। सो ये हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज ओनली 1/6 एज स्ट्रांग एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। व्हाट इज द वेट इन न्यूटन ऑफ अ 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन द मून एंड ऑन द अर्थ। सो इसमें क्या दिया हुआ है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ओके, मून की सरफेस पर, वह 1/6 है किसका, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है अर्थ की सरफेस पर। ओके, सो हमें एक 10 kg का ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का वेट निकालना है मून पर, और उसी ऑब्जेक्ट का हमें वेट निकालना है अर्थ पर। सो हमें दिया क्या हुआ है, m इज इक्वल टू मीन्स मास ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 10 kg। ओके, इस 10 kg ऑब्जेक्ट का हमें वेट निकालना है अर्थ पर। ओके, और इसी 10 kg का हमें वेट निकालना है मून पर। ओके, सो कैसे निकालेंगे, अब हम ये जानते हैं कि जो मास होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो हमेशा कांस्टेंट होता है। ओके, मीन्स जो मास होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे वह प्लेनेट पर हो, मून पर हो, या किसी और स्पेस पर हो, या अर्थ पर हो। ओके, सो m इज इक्वल टू 10 kg, जो ऑब्जेक्ट का मास है हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ओके, सो हम लोग लिख दे रहे हैं यहाँ पर ऑलवेज कांस्टेंट। ओके, हमें निकालना क्या है, वेट निकालना है अर्थ पर और मून पर। हम लोग वेट क्या जानते हैं, वेट इज इक्वल टू होता क्या है, मास इंटू एक्सीलरेशन। वेट क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, सो डब्ल्यू ई हम लोग पहले निकाल लेते हैं।
मीन्स वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का मास दैट इज 10 kg, एक्सीलरेशन कितना होएगा यहाँ पर 9.8, ओके 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डब्ल्यू ई आ जाएगा 98 न्यूटन। सो जो 10 kg ऑब्जेक्ट का वेट होगा अर्थ पर वो हो जाएगा 98 न्यूटन। सेकंड क्या हमें निकालना था, डब्ल्यू एम निकालना था, मीन्स वेट ऑन द मून निकालना था। तो वो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू मून क्या होता है, वो होता है वेट ऑन द अर्थ डब्ल्यू ई अपॉन 6, ओके 1/6 रह जाता है मून पर अर्थ के वेट का। ओके सो इसका मतलब क्या हुआ, डब्ल्यू ई हो गया 98, 6 से डिवाइड कर देंगे। इसको जो हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 49/3, इसको 2 से कर देना। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो डब्ल्यू मीन हम लोगों को मिल जाएगा, मीन्स मास मीन्स वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून मिल जाएगा 16.3, ओके 16.3 न्यूटन। हम लोग इसको इधर लिख ले रहे हैं, ओके यहाँ पे लिख दे रहे हैं इसको। सो डब्ल्यू मून क्या मिल जाएगा हमें, वो मिल जाएगा 16.3 न्यूटन। तो ये हो गया वेट ऑन द अर्थ एंड ये हो गया वेट ऑन द मून। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, उसको सॉल्व करते हैं। वो क्या है, A stone is released from the top of a tower of height 19.6 meter. Calculate its final velocity just before touching the ground. इसका मतलब क्या हुआ, एक हमें टावर दिया हुआ है, इस टावर पर एक स्टोन रखा हुआ था, ओके इस टावर की हमें हाइट दी हुई है, कितना है, एस इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 19.6 मीटर, ओके मीन्स 19.6 मीटर हाइट की टावर से हम लोग एक स्टोन को रिलीज कर रहे हैं, ओके सो इस स्टोन की हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है जब वह ग्राउंड को टच नहीं किया होगा, जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, ओके सो यहाँ पर सबसे पहले जो गिवन चीज़ है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है, एच इज इक्वल टू 19.6 मीटर, दैट इज हाइट ऑफ टावर, एंड स्मॉल डी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे मोशन कैसी है, वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन, क्योंकि वहाँ से वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की ओर फेंका गया है, सो वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, जी इज इक्वल टू पॉजिटिव लेंगे, कितना लेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके क्योंकि ये यहाँ से ये रिलीज किया गया है, ओके मीन्स क्यों रिलीज किया गया है, किसी वेलोसिटी से नहीं फेंका गया है, ओके सो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी 0 मीटर पर सेकेंड। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फाइनल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन, दैट इज स्मॉल वी। सो हम लोग यूज कर रहे हैं थर्ड मोशन ऑफ इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। वी क्या है हमें निकालना है, यू क्या है 0 है, प्लस 2, जी की वैल्यू क्या है 9.8 है, इंटू एच की वैल्यू क्या है 19.6 है, ओके सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, ये तो 0 हो जाएगा, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा 19.6, ओके इंटू 19.6, ओके सो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ स्टोन मिल जाएगी, वो हो जाएगी 19.6 मीटर पर सेकेंड। सो जो स्टोन की फाइनल वेलोसिटी होगी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड वो हो जाएगी 19.6 मीटर पर सेकेंड। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, उसको सॉल्व करते हैं। A ball is thrown vertically, returns to the thrower after 6 seconds. So हमें निकालना क्या है, the velocity with which it was thrown up, the maximum height it reached, its position after 4 seconds. So इसमें दिया क्या हुआ है हमको कि यहाँ पर ग्राउंड पर कोई थ्रोवर होता है, ओके वह एक बॉल को
फेंकता है, ओके, वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंकता है, ओके। सो हम लोग मान लेते हैं कि बाल यहाँ तक गई, इसको पॉइंट ओ मान लेते हैं, इसको ए तक, ओके। और दोबारा बाल कहाँ जाती है, थ्रोअर के पास जाती है। मीन्स बाल को यहाँ से मैक्सिमम हाइट तक जाने और थ्रोअर के पास दोबारा आने पर हमें टाइम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, मीन्स बाल को देखो, बाल को मैक्सिमम हाइट तक जाने और दोबारा थ्रोअर के पास आने में कितना टाइम लगता है, टी इज इक्वल टू 6 सेकेंड, वो हमें गिवन है, ओके। एक बाल है जिसको थ्रोअर यहाँ ग्राउंड से फेंक रहा है, ओके, वो दोबारा थ्रोअर के पास आ जाती है, उसको टाइम कितना लगता है, 6 सेकेंड। सो हमें निकालना क्या है, इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है जिससे बाल फेंकी गई थी, और मैक्सिमम हाइट निकालनी है, मीन्स ये वाली हाइट ओ ए, ओके। और उसकी पोजीशन निकालनी है 4 सेकंड के बाद। सो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, द वेलोसिटी विथ इट वाज थ्रोन अप। सो हम लोग ये भी जानते हैं कि हम लोग किसी बाल को अगर ऊपर फेंक रहे हैं तो उसको कुछ न कुछ इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी, ओके, दैट इज, वही हमें निकालनी है, ओके। सो हमें पता क्या है कि जब जो बाल होगी मैक्सिमम हाइट पर कितने टाइम में पहुंचेगी, क्योंकि जो बाल है मैक्सिमम हाइट तक जाती है और दोबारा थ्रोअर के पास आती है तो उसको टाइम लगता है टी इज इक्वल टू 6 सेकेंड। अगर वह केवल मैक्सिमम हाइट पर ही होगी तो इसका मतलब क्या हुआ, टी एट मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगा, 6 सेकेंड। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं टी एट मैक्स हाइट वो हो जाएगा 3 सेकेंड, ओके। हमें निकालना क्या है, यू, इनिशियल वेलोसिटी जिससे वह फेंका गई थी बाल, ओके। और हम जी इज इक्वल टू यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस क्यों, क्योंकि जो मोशन है वर्टिकली अपवर्ड है, ओके। सो ये हो गया। अब हम लोग फार्मूला जानते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वो क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। यहाँ पर हमें v की वैल्यू पता है, v क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, जब बाल जो होगी मैक्सिमम हाइट पर चली जाएगी, मीन्स वहां से गिरना स्टार्ट हो जाएगी बाल, इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो 0 होगी, तभी तो वो बाल गिरना स्टार्ट होगी। तो हम लोग यहाँ लिख ले रहे हैं वो भी, यू क्वेश्चन मार्क है, v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो यहाँ रख दे रहे हैं वैल्यू, v इज इक्वल टू 0, u की वैल्यू हमें निकालनी है -9.8 इंटू 3। सो अगर u इधर ले आएंगे, ओके, सो दिस इम्प्लाइज u क्या आ जाएगा, u आ जाएगा 29.4 मीटर पर सेकेंड। मीन्स हमें बाल को जो ऑब्जर्वर फेंक रहा है वो इनिशियल वेलोसिटी 29.4 मीटर पर सेकेंड से फेंक रहा है। सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, द वेलोसिटी विथ विच इट वाज थ्रोन अप, तो वो हो जाएगी u इज इक्वल टू 29.4 मीटर पर सेकेंड। सो हम लोग अब इसका सॉल्व करते हैं सेकेंड पार्ट, ओके। सो प्लीज हम लोग यहाँ पे इसको रेज कर रहे हैं अभी। सेकेंड पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे, मीन्स मैक्सिमम हाइट क्या होगी उस ऑब्जेक्ट की। सो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ओके। सेकेंड पार्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं मैक्सिमम हाइट। सो एच मैक्स क्या हो जाएगा, यू टी, ओके, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। सो हम लोगों ने यू की वैल्यू निकाल लिया है, यू की वैल्यू क्या होगी 29.4 मीटर पर सेकेंड, यहाँ लिख दे रहे हैं। उसको टाइम कितना लगता है मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में, 3 सेकेंड, ओके। -1/2 माइनस जाएगा क्योंकि जी की वैल्यू हम लोग नेगेटिव रख रहे हैं, 9.8 टाइम का था 3 का स्क्वायर, कैसे ये हो गया। जब हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, एच मैक्स इज इक्वल टू जाता है 88.2, ये हो जाएगा -44.1, ओके। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इसको, सो ये आ जाएगा 44.1 मीटर।
सो बाल कितने मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, वो जाएगी 44.1 मीटर। सो हम लोगों ने क्वेश्चन का दो पार्ट सॉल्व कर लिया है, ए और बी, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी और एच मैक्स मीन्स मैक्सिमम हाइट हम लोगों ने निकाल ली है। ओके, अब हमें निकालना है उसकी पोजीशन क्या होगी बाल की 4 सेकंड के बाद। सो हमें दिया क्या हुआ था कि ये बाल क्या थी जो 6 सेकंड में थ्रोवर जो एक था वो बाल को फेंक रहा था, तो 6 सेकंड के बाद बाल उस थ्रोवर के पास वापस आ जा रही थी। इसका मतलब क्या था कि मैक्सिमम हाइट तक बाल को जाने में 3 सेकंड टाइम लग रहा था। मीन्स जब बाल यहाँ पर होगी उसको तो 3 सेकंड टाइम लगा होगा यहाँ तक आने में। ओके, और इसकी हाइट कितनी थी, मैक्सिमम हाइट दैट इज 44.1 मीटर हम लोगों ने निकाल लिया है। सो हमें पूछा है कि बाल की पोजीशन क्या होगी 4 सेकंड के बाद। 3 सेकंड पर बाल मैक्सिमम हाइट पर होगी। ओके, सो 3 सेकंड के बाद यहाँ पर चलना स्टार्ट की होगी यहाँ से बाल, तो 4 सेकंड मीन्स यहाँ से यहाँ तक जब आएगी t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ओके, सो यहाँ पर होगी t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर बाल की पोजीशन, वो हमें निकालनी है। ओके, सो हम लोग इसको पॉइंट ओ मान रहे हैं जहाँ से बाल फेंकी जा रही है। मैक्सिमम हाइट तक बाल जहाँ तक जा रही है उसको ए मान रहे हैं। ओके, और बाल मैक्सिमम हाइट की जाने के बाद मीन्स टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड के बाद दोबारा से रिटर्न होगी। ओके, सो टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड यहाँ पर होगा कहीं। ओके, मीन्स ए से अगर हम लोग इसको बी पॉइंट दें तो ए से बी आने में टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड लगता है। सो हमें निकालना क्या है, पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड। तो जो ओ बी होगी ना, ओ बी डिस्टेंस, वो हो जाएगी हमारी पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड। सो हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोगों को ये पूरा पता है मीन्स ओ ए। ओके, अगर हम लोग ए बी पता कर लें तो ओ ए में से ए बी माइनस कर देंगे तो हमें ये हाइट मिल जाएगी, वही पोजीशन होगी उस बॉल की। सो हम लोग ए बी कैसे निकालेंगे देखते हैं। ए बी के लिए हमें कैसे निकालेंगे, सो ए बी हो जाएगा जब यहाँ से बाल गिरेगी। ओके, यहाँ मैक्सिमम हाइट पहुँचने के बाद तो क्या होगा, इस बाल के लिए इनिशियल जो वेलोसिटी होगी 0 मीटर पर सेकेंड होगी। सो हम लोग इस पोर्शन के लिए निकाल रहे हैं फार ए बी, हम लोग ए बी के लिए निकाल रहे हैं। ओके, सो क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। इस ए बी के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ओके, सो हम लोग क्या यूज कर ले, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, एच इज इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इस ए बी सेगमेंट के लिए टाइम कितना लगा है वो भी नोट कर ले रहे हैं, 1 सेकेंड। ओके, और इस ए बी के लिए जी की वैल्यू क्या होगी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो पॉजिटिव होगी, दैट इज जी इज इक्वल टू प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। क्यों, क्योंकि जो मोशन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है। सो हम लोग इन वैल्यूज को इसमें पुटअप कर दे रहे हैं। ओके, सो क्या मिल जाएगा यहाँ पर देखते हैं, एच इज इक्वल टू हो जाएगा 0 इंटू 1 प्लस 1/2, 9.8, टाइम कितना लग रहा है 1 का स्क्वायर। सो हमें एच क्या आ गया, एच आ गया हमें इस पोर्शन के लिए मीन्स ए बी हम लोग ए बी के लिए निकाल रहे हैं। ओके, ए बी हाइट के लिए। सो हम लोगों को ए बी क्या मिल जाएगा, ए बी मिल जाएगा 9.8/2 दैट इज 4.9, हमें मिल जाएगा ए बी 4.9 मीटर। मीन्स ए बी में मिल गया 4.9 मीटर। हमें पोजीशन निकालनी है बाल की आफ्टर 4 सेकेंड, मीन्स हमें ये निकालनी है ओ बी। ओ बी निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ओ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस दैट इज ओ ए माइनस इतना घटा देंगे दैट इज ए बी। सो हमें मिल जाएगा ओ बी। ओके, सो ओ बी इज इक्वल टू हो जाएगा ओ ए क्या है 44.1, ए बी क्या है हम लोग निकाल लिए हैं 4.9। सो हमें जो ओ बी मिल जाएगी मीन्स पोजीशन ऑफ द बॉल आफ्टर 4 सेकेंड, वो मिल जाएगी 39.2 मीटर। ओके, सो पोजीशन ऑफ बॉल हो जाएगी आफ्टर 4 सेकेंड, वो हो जाएगी 39.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। सो ये हो गए हमारे तीनों पार्ट सॉल्व हो गए इस क्वेश्चन के।
सो हम लोग आज की वीडियो यहीं पर एंड कर रहे हैं।